हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम मनोविज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोटिवेशन के बारे में आपको बताएंगे। यानी यहाँ पर हम अभिप्रेरणा के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे कि अभिप्रेरणा होता क्या है, अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या हैं, अभिप्रेरणा के संगठक या तत्व क्या हैं, अभिप्रेरणात्मक चक्र किसे कहते हैं, अभिप्रेरक क्या होता है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार का होता है, अभिप्रेरक का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए हम यहाँ पर शुरू करते हैं अभिप्रेरणा के बारे में। आपको हम बता दें, इससे पहले हम अधिगम के 9 पार्ट जो है बनाए हैं। यानी पूरा अधिगम हमने जो है पढ़ा दिया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो देख करके अपने अधिगम चैप्टर को अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। इसके पहले हम वाले वीडियो में अधिगम वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि अधिगम चैप्टर जो है समाप्त होने के बाद हम अधिगम से संबंधित प्रश्न करवाएंगे। लेकिन जो है यहाँ पर हम कुछ चैप्टर पढ़ाने के बाद, यानी देखिए हम अभी अधिगम पढ़ा रहे हैं, अभिप्रेरणा पढ़ाएंगे, फिर बुद्धि पढ़ाएंगे, व्यक्तित्व पढ़ाएंगे। तो चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको पढ़ाने के बाद लगातार हम प्रश्न करवाएंगे। हर चैप्टर से जितने चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं जो है उन चैप्टर से हम प्रश्न करवाएंगे और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। जो आपको उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हम करवाएंगे वो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम टेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। शिक्षण सिद्धांत पढ़ाएंगे, कौशल पढ़ाएंगे, शिक्षण के उपागम पढ़ाएंगे, समावेशी शिक्षा पढ़ाएंगे। तो ये सब आगे हम पढ़ाते रहेंगे। और हम आपको ये बता दें कि जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं या आगे जो हम अपलोड करेंगे, यदि आपको समझ में आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों, तो इसे जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक एवं शेयर करिए। आइए हम यहाँ शुरू करते हैं अभिप्रेरणा के बारे में। देखिए यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं आप, अभिप्रेरणा है क्या चीज़। देखिए अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। यह लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। यानी अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गति करना, टू मूव। यानी यहाँ पर हम आपको ये बता दें, अभिप्रेरणा जो होती है एक ऐसी आंतरिक शक्ति होती है जो प्राणी को किसी प्रकार का, यानी किसी विशिष्ट प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी हम यह कह सकते हैं अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो प्राणी को कार्य करने के लिए बाध्य करता है और ये कहता है, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो है विशिष्ट प्रकार के कार्य करने के लिए वो क्या करता है, वो प्रेरित करता है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें अभिप्रेरणा और अधिगम। देखिए हमने अभी अधिगम पढ़ाया है, उसके बाद हम अभिप्रेरणा पढ़ा रहे हैं। अभिप्रेरणा को देखिए, अभिप्रेरणा को हार्ट ऑफ लर्निंग कहा जाता है। यानी ये जो है अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है वो अधिगम का हृदय कहलाता है। यानी हम अभिप्रेरणा को गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। यानी जीवन की सफलता का आधार भी कहा गया है। मोटिवेशन को जीवन की सफलता का आधार कहा गया है। जी हाँ, यदि आप बालक को अच्छे ढंग से मोटिवेट करते हैं तो वह बालक निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में वो आगे बढ़ जाएगा और निश्चित रूप से अपने जो है जीवन में सफलता उसे मिलेगी। इसी कारण इसे हम क्या कहेंगे, कहते हैं जीवन की सफलता का आधार कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अभिप्रेरणा जो है अधिगम के लिए जो है एक महत्वपूर्ण है। यानी सीखने में अभिप्रेरणा का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, यहाँ पर हम कुछ मनोवैज्ञानिकों की जो अभिप्रेरणा के संबंध में परिभाषाएं दी गई हैं उसको हम यहाँ पर नोट किए हैं, आप भी नोट कर सकते हैं। और मेन मुख्य परिभाषा हमने नोट किया है और जो कई बार आए हुए हैं, जिसमें हम आपको बता दें अभिप्रेरणा की परिभाषा में एक परिभाषा गुड की परिभाषा बहुत बार पूछा जाता है। और ये परिभाषा देखिए आसान भी है, आप इसे समझ जाओगे तो याद भी हो जाएगा। यहाँ देखिए अभिप्रेरणा है क्या चीज़। गुड ने क्या कहा था, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियमित करने की प्रक्रिया है। यानी इसे किसने कहा था? गुड ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको हम बता दे रहे हैं।
ये जो है आप नोट भी कर सकते हैं। अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने अथवा नियमित करने की प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू गुड, यानी गुड के अकॉर्डिंग ये परिभाषा है अभिप्रेरणा की। अब देखिए ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन की परिभाषा क्या है। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वालों की आंतरिक शक्तियां उसे वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। यानी ये किसने कहा था, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने कहा था कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां उसे वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। ये ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन की परिभाषा है। देखिए मैकडूगल की परिभाषा भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यानी अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। और यहाँ देखिए चौथी परिभाषा है, वुडवर्थ की परिभाषा है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। व्यवहार को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यानी इसका मतलब यही हुआ कि जो है जब व्यक्ति ऊर्जा पाएगा तो वह निश्चित रूप से जो है व्यवहार को क्या करेगा, व्यवहार को करने लगेगा, यानी व्यवहार को प्रकट करने लगेगा, प्रदर्शित करने लगेगा। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं अभिप्रेरणा के संबंध में इन मनोवैज्ञानिकों के परिभाषाओं से ये भी स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को क्या करता है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे अभिप्रेरणा की विशेषता क्या होती है। यानी अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या हैं, ये आप नोट भी कर सकते हैं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं, पहली बार तो आप ये जान लीजिए अभिप्रेरणा जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पर आधारित प्रक्रिया होती है। यानी कि जो अभिप्रेरित व्यक्ति होता है, जो मोटिवेशन जिसको मिला है, अभिप्रेरित जो व्यक्ति होता है वह लक्ष्य निर्देशित जो है व्यवहार पर आधारित प्रक्रिया करता है। यानी हम कह सकते हैं उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह उस व्यवहार को करता है। उस जो है या हम कह सकते हैं लक्ष्य को पाने के लिए वह क्या करता है, वो क्या करता है, क्रिया करता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी विशेषता क्या है, अभिप्रेरणात्मक व्यवहार की प्रकृति चयनात्मक होती है। जी हाँ, जैसे देखिए अभिप्रेरणात्मक व्यक्ति जो होता है, अभिप्रेरित जो व्यक्ति होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रिया करता है, अनुक्रियाएं करता है, लेकिन वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ चयनात्मक अनुक्रियाएं करता है। यानी जिस उस अनुक्रिया का वह चयन करता है जिससे उसकी लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो सके, इसलिए हम कह सकते हैं अभिप्रेरणात्मक व्यवहार की प्रकृति जो होती है चयनात्मक होती है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, अभिप्रेरणा एक क्रमिक प्रक्रिया है। अगला देखिए नंबर, अभिप्रेरणा आवश्यकता या प्रेरक से उत्पन्न होती है। जी हाँ, अभिप्रेरणा की पहली और आवश्यक शर्त आवश्यकता होती है। आवश्यकता से ही जो है क्या कह सकते हैं, अभिप्रेरणा जो है उत्पन्न होता है। यानी अभिप्रेरणा आवश्यकता या प्रेरक से क्या है, उत्पन्न होने वाली एक प्रक्रिया है। अब यहाँ पर पांचवी विशेषता देखेंगे, अभिप्रेरणा को प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। अभिप्रेरणा को प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा देखा जाना संभव नहीं होता है। अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्रिया है। अभिप्रेरणा साध्य ना होकर साधन है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अभिप्रेरणा जो है वो साध्य ना होकर साधन है। अभिप्रेरणा प्राणी में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है तो मोटिवेट जब आप किसी भी बालक को जब मोटिवेट करते हो तो उसके अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है, वह क्रियाशील हो जाता है और वह तब तक क्रियाशील रहता है जब तक कि उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अगला देखिए, उद्देश्य प्राप्ति तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हमने बताया है अभिप्रेरणा जो है उद्देश्य प्राप्ति तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति में अभिप्रेरणा की गति अलग अलग होती है। यानी हम कह सकते हैं जो है अभिप्रेरित व्यक्ति में भी क्या होता है, व्यक्ति विभिन्नता का गुण पाया जाता है। किसी में अभिप्रेरणा की गति ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है।
आइए अब आपको हम बताते हैं अभिप्रेरणा के संघटक। ये देखिए, ये पॉइंट कई बार पूछा गया अभिप्रेरणा के संघटक के बारे में। आज आप जान लीजिए, अभिप्रेरणा के मुख्यतः 3 संघटक या तत्व होते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, या इसे हम कहें एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के मुख्यतः 3 तत्व होते हैं। अब यहाँ पर एक है आवश्यकता, नीड, दूसरा अंतर्नोद, इसी को चालक भी कहते हैं, इसी प्ररोध भी कहते हैं, तीसरा है उद्दीपन या प्रोत्साहन, इसे इंसेंटिव भी कहते हैं, और अंतर्नोद चालक या प्ररोध को ड्राइव कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आवश्यकता है क्या चीज़? आवश्यकता किसे कहते हैं? देखिए, आवश्यकता है क्या चीज़? देखिए, आवश्यकता नीड, आवश्यकता को मांग भी कहते हैं। जी हाँ, आवश्यकता को मांग कहते हैं। शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति की अवस्था आवश्यकता कहलाती है। यानी शरीर में जब किसी चीज़ की कमी होती है या अति होती है, अति की अवस्था होती है, उसे हम आवश्यकता कहते हैं। देखिए, आवश्यकता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक को जैविक आवश्यकता, आप ध्यान देंगे यहाँ पर जैविक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता और दैहिक आवश्यकता एक ही है। यानी एक आवश्यकता को जैविक आवश्यकता कहते हैं और दूसरी आवश्यकता को हम सामाजिक आवश्यकता कहते हैं। जैविक आवश्यकता को शारीरिक अथवा दैहिक आवश्यकता भी कहते हैं। जैविक आवश्यकता क्या होती है? ये देखिए, भोजन, पानी है, और ये निद्रा है, काम है, मल मूत्र त्याग है। यानी हम ये कह सकते हैं ये जन्मजात प्रवृत्ति का होता है। यानी ऐसी आवश्यकताएं जन्मजात प्रवृत्ति की होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है कि जैविक आवश्यकता क्या होती है, या जो है शारीरिक या दैहिक आवश्यकता का उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण आपके सामने है, भोजन, पानी, निद्रा, काम, मल मूत्र त्याग, ये सब क्या है? जैविक आवश्यकता है। सामाजिक आवश्यकता में क्या आएगा? सुरक्षा आएगा, आत्मविश्वास आएगा, उपलब्धि स्नेह आएगा, आत्मसम्मान आएगा, आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता आएगी। ये सब क्या है? ये सब सामाजिक आवश्यकता है। अब देखिए, दूसरा हम पॉइंट पढ़ा रहे हैं, अंतर्नोद क्या है, चालक किसे कहते हैं, प्ररोध किसे कहते हैं, ड्राइव किसे कहते हैं। यानी कि अंतर्नोद, चालक, प्ररोध एक ही नाम से जाने जाते हैं सब। अब देखिए, प्राणी की आवश्यकताएं अंतर्नोद को जन्म देती हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यानी आवश्यकता से अंतर्नोद का जन्म होता है। यानी प्राणी की आवश्यकताएं अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद किसी आवश्यकता को पूरी करने अथवा दूर करने के लिए व्यक्ति को क्रियाशील करता है। यानी जब व्यक्ति के अंदर अंतर्नोद उत्पन्न हो जाता है, तो वह आवश्यकता को व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे जो है उस कमी को दूर करने के लिए वो व्यक्ति को क्रियाशील करता है। अब हम आपको ये बता दें, जैसे भोजन आवश्यकता से व्यक्ति में भूख अंतर्नोद उत्पन्न होता है। यानी यदि किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है, तो उसमें कौन सा अंतर्नोद उत्पन्न होगा? चालक उत्पन्न होगा, वो भूख उत्पन्न होगा। अगर किसी व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, तो पानी की आवश्यकता से उसके अंदर प्यास अंतर्नोद का उदय होता है। आपको हम ये बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता के कारण उसके अंतर्नोद उत्पन्न हो जाता है, चालक उत्पन्न हो जाता है। और ये चालक तब संतुष्ट होता है जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जब तक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, तब तक वह व्यक्ति बहुत ही तनाव में रहता है, जो है तनाव में रहेगा, उसे टेंशन रहता है। अब यहाँ पर हमें आपको बता दें, तीसरा तत्व क्या है आवश्यकता का तीसरा तत्व होता है प्रोत्साहन या उद्दीपन। अब देखिए, प्रोत्साहन या उद्दीपन, इसे इंसेंटिव कहते हैं इंग्लिश में। जिस तत्व द्वारा चालक की संतुष्टि होती है, उसे प्रोत्साहन या उद्दीपन कहा जाता है। यानी जिसके द्वारा चालक संतुष्ट हो जाता है। यानी अब यहाँ पर देखिए, किसके द्वारा चालक संतुष्ट, जैसे एक भूखा व्यक्ति है, वह किसके द्वारा उसका भूख चालक शांत होगा, यानी उसका भूख चालक संतुष्ट किसके द्वारा होगा? यानी भोजन के द्वारा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या है? भूख चालक के लिए भोजन प्रोत्साहन है, उद्दीपन है। प्यास चालक के लिए पानी ही क्या चीज़ है? उद्दीपन है, यानी प्रोत्साहन है। तो यहाँ पर प्रोत्साहन उद्दीपन का मतलब ये समझ में आ गया होगा आपको। जिस तत्व से जो है चालक की संतुष्टि होती है, तो उसे हम, उस तत्व को हम क्या कहेंगे? प्रोत्साहन या उद्दीपन कहेंगे। उदाहरण आप समझ गए होंगे, भोजन से भूख चालक की संतुष्ट हो जाती है, अतः भोजन क्या है? प्रोत्साहन है। और प्यास से पानी चालक संतुष्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है पानी क्या है? प्रोत्साहन है।
अब यहाँ देखिए प्रोत्साहन दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक प्रोत्साहन होता है, एक ऋणात्मक प्रोत्साहन होता है। तो यहाँ पर भोजन देखिए भोजन है, पानी है, प्रशंसा है, ये क्या है, ये धनात्मक प्रोत्साहन है। और दंड है, दुख है, आलोचना है, ये जो है ऋणात्मक प्रोत्साहन है, उदाहरण है। ये कभी कभी पूछ लेता है कि भोजन, पानी, प्रशंसा किस प्रोत्साहन के अंतर्गत आएंगे, उद्दीपन के अंतर्गत आएंगे, तो आप जानेंगे धनात्मक के अंतर्गत। दंड, दुख, आलोचना ये सब क्या है, ये सब क्या है, दंड, दुख, आलोचना ये सब ऋणात्मक प्रोत्साहन है। आप देखिए हम आपको बताते हैं आवश्यकता, चालक व उद्दीपन का संबंध के बारे में हम बताते हैं। एक हिलगार्ड का कथन है, बहुत ही चर्चित कथन है, और इन्होंने ये कहा था आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है, जो हमने ऊपर पढ़ा दिया है आपको। यानी आवश्यकता से किसकी उत्पत्ति होती है, चालक की उत्पत्ति होती है, और चालकों की प्रोत्साहन द्वारा संतुष्टि होती है, उद्दीपन द्वारा संतुष्ट होती है, अभी ऊपर पढ़ाया गया है। ये किसका कथन है, हिलगार्ड का है। यानी आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है और चालकों की प्रोत्साहन द्वारा संतुष्टि होती है। यानी हम कह सकते हैं पहले आवश्यकता आया, यानी व्यक्ति को पहले किसी चीज़ की आवश्यकता हुई है, आवश्यकता उत्पन्न होने के बाद उसके अंदर चालक उत्पन्न हुआ, चालक जब उत्पन्न हो जाता है वह प्राणी तनाव में आ जाता है। तो हमने देखिए अगला पॉइंट इसका रहेगा, प्राणी तनाव में आ गया। अब इसका तनाव कब मिटेगा, जब उसे प्रोत्साहन यानी उद्दीपन मिल जाएगा। तो यहाँ उसे प्रोत्साहन मिल गया, उसके बाद जब प्रोत्साहन मिल जाएगा, पुनर्बलन के जैसे आप कह सकते हो पुनर्बलन मिलता है, यानी मिल जाएगा, तो वह क्या करेगा, उसके बाद वह लक्ष्य की प्राप्ति और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करेगा और वह संतुष्ट हो जाएगा। अभिप्रेरणात्मक चक्र में देखिए, यहाँ अभिप्रेरणात्मक चक्र भी हमने बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए अभिप्रेरणात्मक चक्र में पहला पॉइंट आवश्यकता आएगा। अभिप्रेरणा की शुरुआत ही आवश्यकता से होती है। तो देखिए अभिप्रेरणात्मक चक्र में पहला पॉइंट आवश्यकता है, उसके बाद आवश्यकता से चालक उत्पन्न होगा, चालक से जब व्यक्ति के अंदर चालक उत्पन्न हो जाएगा तो वह अपनी आवश्यकता को दूर करने के लिए जो उसकी आवश्यकता है, या हम कहेंगे कि उस आवश्यकता यानी जो आवश्यक वस्तु है उसे प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, अभिप्रेरित व्यवहार करता है। अब व्यवहार करेगा तो उसे प्रोत्साहन मिल जाएगा, यानी वो वस्तु से क्या, जब व्यवहार करने लगा जो है तो वह वस्तु उसको मिल गया, उसके बाद यानी प्रोत्साहन मिल गया उसे, उसके बाद उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। इसे हम क्या कहेंगे, अभिप्रेरणात्मक चक्र कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणात्मक चक्र कहते हैं। अब देखिए आपको हम बता दें अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ यहाँ लिखा है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा देखिए, अभिप्रेरणा को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरे को हम कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। यानी एक को कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन और एक को कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। देखिए जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से करता है, जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से करता है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा अथवा सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, मलमूत्र त्याग है, काम है, प्रेम है, आत्मसम्मान है, खेल है, श्रद्धा है, सफलता की इच्छा। यानी कि ये सब क्या है, वह अपनी इच्छा से करता है। यानी भूख लगेगा, प्यास लगेगा, नींद लगेगा, मलमूत्र त्याग, काम, ये सब क्या है, वो जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है जन्मजात प्रवृत्ति होती है बालक की और यह अपनी इच्छा से इसको करता है, इसलिए इसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। कौन सी अभिप्रेरणा कहेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है, देखिए जब कोई बालक किसी कार्य को दूसरे की इच्छा से अथवा बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर करता है, जब कोई बालक किसी कार्य को, देखिए जब कोई बालक किसी कार्य को दूसरों की इच्छा अथवा बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर करता है तो उसे बाह्य अभिप्रेरणा अथवा नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। प्रशंसा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रशंसा है, पुरस्कार है, दंड है, प्रतिस्पर्धा है, सहयोग है, परिणाम की जानकारी है, मूल्यांकन है, ये बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएंगे। ये किसके अंतर्गत आएंगे, बाह्य अभिप्रेरणा। यानी अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा हो गया, दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा। अब आपको हम बताते हैं प्रेरक अथवा अभिप्रेरक के बारे में, मोटिव क्या होता है। देखिए अगर आपको हम ये बता दें कि अभिप्रेरणा के तत्व के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप अभिप्रेरणा के तीन तत्व होते हैं, तीन संघटक होते हैं। पहला आवश्यकता होता है, दूसरा अंतर्नोद होता है और तीसरा प्रोत्साहन या उद्दीपन होता है।
अब देखिए यहाँ पर जो प्रेरक अथवा अभिप्रेरक के बारे में हम बता रहे हैं, मोटिव बता रहे हैं, यानी कुछ किताबों में ये प्रेरक या प्रेरक जो हमने यहाँ नोट किया है ये चौथे तत्व के रूप में दिया है। हालांकि यहाँ पर हम प्रेरक के बारे में आपको बताने चल रहे हैं तो आपको प्रेरक मोटिव क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रेरक एक व्यापक शब्द है जिसमें आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन सभी आ जाते हैं। यानी प्रेरक एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत आवश्यकता भी आ जाती है, चालक भी आ जाता है, प्रोत्साहन भी आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं प्रेरक या अभिप्रेरक बराबर आवश्यकता धन अंतर नोट धन प्रोत्साहन, यानी मोटिव इक्वल टू नीड धन ड्राइव धन इंसेंटिव, यानी एम इक्वल टू एन धन डी धन आई। अब यहाँ पर हम देखिए ये प्रेरक तो एक अति व्यापक शब्द ये जानेंगे और इसके अंतर्गत तीनों तत्व आ जाते हैं, यानी आवश्यकता भी आ जाएगी, अंतर्नोद भी आ जाएगा और प्रोत्साहन भी आ जाएगा। अब प्रेरक की परिभाषा हम आपको यहाँ पर बताते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रेरक की परिभाषा हम बताने चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन परिभाषा आपको बताएंगे। पहली परिभाषा है मैकडूगल की, वही सेम परिभाषा है लगभग जो उन्होंने प्रेरक के संबंध में दिया था। देखिए प्रेरक व्यक्ति के अंदर वे दैहिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए क्या करते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरक व्यक्ति के अंदर वे दैहिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये मैकडूगल का कथन है। देखिए दूसरा क्या है, शेफर का है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेरक एक ऐसी प्रवृत्ति है जो चालक द्वारा उत्पन्न होती है। प्रेरक एक ऐसी प्रवृत्ति है जो चालक द्वारा उत्पन्न होती है एवं अनुकूलन द्वारा अर्थात समायोजन द्वारा क्या होती है, समाप्त होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। यानी प्रेरक एक ऐसी शक्ति, ऐसी प्रवृत्ति है जो चालक द्वारा उत्पन्न होती है तथा अनुकूलन अर्थात समायोजन द्वारा समाप्त होती है। तीसरी परिभाषा देखिए गिलफोर्ड की परिभाषा है। गिलफोर्ड की परिभाषा में देखिए क्या है, प्रेरक कोई एक विशेष आंतरिक कारक या दशा है जो किसी क्रिया को आरंभ करने और बनाए रखने को प्रेरित करता है। यानी प्रेरक कोई एक विशेष आंतरिक कारक या दशा है जो किसी क्रिया को आरंभ करने और बनाए रखने को क्या करता है, प्रेरित करता है। ये गिलफोर्ड की परिभाषा है। अब हम यहाँ पर देखिए आपको बता दें अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने सबसे पहले अभिप्रेरक को दो भागों में बांटा है। एक को कहते हैं जैविक अभिप्रेरक, एक को कहते हैं अर्जित अभिप्रेरक। तो अभी जैविक अभिप्रेरक क्या होता है, यानी अभी हमने आपको जैविक आवश्यकता बताया था तो उसमें जानेंगे जैविक अभिप्रेरक यहाँ पर क्या होगा। देखिए भूख, प्यास, काम, मलमूत्र त्याग, नींद, ये जैविक अभिप्रेरक के अंतर्गत आएंगे। उपलब्धि अभिप्रेरक, संबंधन अभिप्रेरक, चिंता ह्रास, सत्ता अभिप्रेरक, आक्रमणशीलता अभिप्रेरक, अनुमोदन अभिप्रेरक एवं उपलब्धि अभिप्रेरक, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आएंगे। तो अभिप्रेरकों के वर्गीकरण में मनोवैज्ञानिकों ने इसको दो भागों में बांटा था। एक को जैविक अभिप्रेरक कहते हैं और दूसरे को अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो उपलब्धि अभिप्रेरक है, अचीवमेंट मोटिव जो होता है कि प्रतिपादक जो हैं मैकक्लीलैंड व एटकिंसन है। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में कई बार आया है। इसके प्रतिपादक क्या हैं, मैकक्लीलैंड व एटकिंसन है। अचीवमेंट मोटिव, उपलब्धि अभिप्रेरक। अब देखिए अब हम और मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण देखते हैं। देखिए मैस्लो ने अभिप्रेरक को दो भागों में बांटा है। मैस्लो ने अभिप्रेरक को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। एक को कहते हैं जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरे को कहते हैं हम अर्जित अभिप्रेरक। यानी मैस्लो ने अभिप्रेरक को दो भागों में बांटा है, एक जन्मजात अभिप्रेरक होता है और दूसरा अर्जित अभिप्रेरक। यानी एक को इननेट मोटिव से कहते हैं, एक को एक्वायर्ड मोटिव कहते हैं। अब देखिए थॉमसन ने अभिप्रेरक को दो भागों में बांटा है। थॉमसन ने भी अभिप्रेरक को दो भागों में बांटा है। एक को स्वाभाविक अभिप्रेरक कहते हैं, एक को कृत्रिम अभिप्रेरक कहते हैं। देखिए थॉमसन ने अभिप्रेरक को दो भागों में बांटा है, पहला स्वाभाविक अभिप्रेरक है और दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरक है। देखिए गैरेट ने अभिप्रेरक को तीन भागों में बांटा है। एक को जैविक अभिप्रेरक कहते हैं, एक को मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कहते हैं, एक को सामाजिक अभिप्रेरक कहते हैं। एक को बायोजेनिक मोटिव, एक साइकोजेनिक मोटिव और एक सोशियोजेनिक मोटिव कहते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुख दुख, प्रेम भय, यानी जो सुख है, दुख है, प्रेम है, भय है, क्रोध है, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हैं।
यानी सुख दुख प्रेम भय क्रोध ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आएंगी। आत्मगौरव, आत्म प्रतिष्ठा, सामूहिकता, संग्रह की प्रवृत्ति, रचनात्मकता, जिज्ञासा सामाजिक अभिप्रेरक है। कौन सा अभिप्रेरक है? यानी सुख दुख प्रेम भय क्रोध मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हैं। आत्मगौरव, आत्म प्रतिष्ठा, सामूहिकता, संग्रह करने की प्रवृत्ति, रचनात्मकता, जिज्ञासा ये सामाजिक अभिप्रेरक है। फिर आपको बता दें, खेल, अनुकरण, सहानुभूति, स्नेह, प्रेम स्वाभाविक अभिप्रेरक है। खेल है, अनुकरण, सहानुभूति, स्नेह, प्रेम स्वाभाविक अभिप्रेरक है। जबकि प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, सहयोग कृत्रिम अभिप्रेरक है। तो इस तरीके से जो है प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, सहयोग कृत्रिम अभिप्रेरक है। खेल, अनुकरण, सहानुभूति, स्नेह, प्रेम स्वाभाविक अभिप्रेरक है। आत्मगौरव, आत्म प्रतिष्ठा, सामूहिकता, संग्रह की प्रवृत्ति, रचनात्मकता, जिज्ञासा सामाजिक अभिप्रेरक है। सुख दुख प्रेम भय क्रोध मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। जन्मजात अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक ये मैस्लो ने कहा था। स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरक ये थॉमसन ने कहा था। और जैविक मनोवैज्ञानिक सामाजिक अभिप्रेरक में जो है प्रेरकों का वर्गीकरण जो किए थे वो गैरेट ने किए थे। और आप जानेंगे, अब ये ध्यान दीजिएगा, जैविक अभिप्रेरक के अंतर्गत भूख प्यास काम मलमूत्र त्याग नींद आता है। और अर्जित अभिप्रेरक में उपलब्धि अभिप्रेरक, संबंधन अभिप्रेरक, चिंता हरा सत्ता अभिप्रेरक, आक्रमणशीलता अभिप्रेरक, अनुमोदन अभिप्रेरक आता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद अभिप्रेरक का जो दूसरा भाग कल हम पढ़ाएंगे, यानी आगे वाले वीडियो में आएगा। आगे वाले वीडियो में है अभिप्रेरक के जो बचे हुए भाग हैं उसको हम जो है समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।